नमस्ते इंडियंस। अनइम्पोर्टेंट न्यूज़ के सेकेंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे कि मेरे सेकेंड एपिसोड अपलोड करने में इतना डिले हुआ। फर्स्ट एपिसोड तो मैंने यूं ही अपलोड कर दिया था, बिना कुछ एडिट किए, ना कुछ साउंड ट्रिमिंग करके। मैंने बस उसको शूट किया और अपलोड किया। बट मैं चाहता था कि सेकेंड एपिसोड करने से पहले मुझे एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो और मैं थोड़ा प्रिपेयर होके शूट करूँ वीडियो को। तो इसके लिए मैंने थोड़ा बैकग्राउंड का जुगाड़, मेरा माइक का जुगाड़, उसके बाद थोड़ा वीडियो एडिटिंग स्किल्स मैंने सीख लिए दाविंची रिजॉल्व से। उसके बाद मैंने थोड़ा साउंड एडिटिंग स्किल्स थोड़े सीख लिए इधर उधर के, और बहुत थोड़ी इधर उधर की चीज़ें जिससे ये वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाएगी। ये सब मैंने सीखा, जिसको थोड़ा सा टाइम लग गया, बट या अभी हम यहाँ पे है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को एड्रेस करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि मेरे फर्स्ट एपिसोड पे मुझे बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मुझे बहुत सारे फीडबैक्स भी मिले, मेरे दोस्तों ने, मेरे कुछ डैड के दोस्तों ने मुझे बहुत सारे फीडबैक्स दिए। उसमें से एक फीडबैक था कि मैं हिंदी में बात करूँ रादर देन इंग्लिश, क्योंकि ये ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। अभी वो मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है, बट एक छोटे से कैवेट के साथ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो नॉर्थ इंडियन टाइप वाली हिंदी मेरे पास नहीं है। मैं टिपिकल मुंबईकर हूँ और मेरी हिंदी वैसी ही है। तो आपको इसमें बीच बीच में इंग्लिश आ सकती है, उसका झटका इसको लग सकता है, और एक मुंबईकर होने की वजह से बीच बीच में मराठी का तड़का भी यहाँ पे लग ही जाएगा। तो या ये एक चीज़ मैंने चेंज कर दी है। सेकंड, मैंने ये एपिसोड सेकंड की एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला था। एक फॉर्मेट मैंने रेडी रखा था, पर कुछ चीज़ें हुई रिसेंटली जिसकी वजह से मुझे वो स्क्रैप करना पड़ा। मुझे वो मैं एपिसोड 3 के लिए शिफ्ट कर दिया, जो मैं अगले हफ्ते शूट करूँगा। और ये वीडियो में या फिर ये एपिसोड में मैंने अनइम्पोर्टेंट न्यूज़ बोले सिर्फ 3 ही न्यूज़ रखी है, जिसके लिए मुझे लगता है कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, जो मुझे आपको बताना चाहिए उसके बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी के लिए वही थोड़ा सा चेंज है। पर एक बार ये एपिसोड्स अपलोड होने चालू हो जाएंगे तो मेरे वीडियो एडिटिंग स्किल्स भी थोड़े इम्प्रूव हो जाएंगे, मेरे साउंड क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगा। मोस्टली मैं शूटिंग के लिए प्रॉपर टाइम ढूंढ सकूँगा ताकि ये चिड़िया जो पीछे चिल्ला रही है वो चुप हो जाए। सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा इसके पीछे का मोटिव क्या है और मेरा बेसिक रीजनिंग क्या था इसके अनइम्पोर्टेंट न्यूज़ के पीछे। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा मेरा रीजनिंग और मेरा मोटिव। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये एपिसोड पे आपको वो मोटिव नहीं बता सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो का मैक्सिमम टाइम हमारे जो 3 मैटर है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें जाए, रादर देन ये चीज़ों पे। तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, और पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये एपिसोड पे नहीं, पर तीसरे एपिसोड में आपको ज़रूर बताऊँगा उसके पीछे का मेरा रीज़निंग क्या है और मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बिना आपका और टाइम वेस्ट किए हम सीधे जाते हैं हमारे मेन क्रक्स ऑफ द कंटेंट के ऊपर। और आई होप यू गाइज इंजॉयड, और आज कुछ आप सीखे इससे। मेरा वही है कि आप एटलीस्ट अवेयर रहे ये सब सिचुएशन से। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अनइम्पोर्टेंट न्यूज़ के सेकेंड एपिसोड पे। तो इस अनइम्पोर्टेंट न्यूज़ के सेकेंड एपिसोड की शुरुआत हम कोरोना वायरस अपडेट से लेंगे। कोरोना वायरस चाइना का वो एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो ना सिर्फ हमें बहुत महंगा भी पड़ रहा है, बट वो लंबी रेसा घोड़ा भी है। वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है बाकी किसी चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह। तो उसके अपडेट में पिछले 24 घंटे में इंडिया में 86,821 नए कोविड केसेस पाए गए। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 1200 तकरीबन 1200 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। इसमें अब हमारे लिए एक पॉजिटिव, एक रे ऑफ होप ये है कि रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ते जा रहा है, जो अभी करंटली 86% पे स्टैंड करता है। यानी कि टोटल कोरोना केसेस जो थे
ऑलमोस्ट ओवर 63 lakhs, उसमें से 52,70,000 केसेस रिकवर हो चुके हैं, यानी कि एक्टिव इज समवेयर अराउंड 9,40,000 केसेस, जो फिर भी एक बहुत बड़ा नंबर है। बट इंडिया के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अब तक वो लेवल को हिट नहीं किया है, और फॉर्चुनेटली वो हिट भी नहीं करना चाहिए। वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। इन सब के बीच में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो वैक्सीन इनिशिएटिव्स को ओवरलुक करती है, इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जहाँ पे कोई भी जाके जो करंट वैक्सीन के स्टेटस है, जितने भी हमारे पास वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं और उनके जो फेजेस चल रहे हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं लोग। और ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए उन्होंने पोर्टल डाला है। मैं वो पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप भी जाके, अगर आप क्यूरियस हो तो आप भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। पर बेसिकली अकॉर्डिंग टू दैट पोर्टल 3 मेन वैक्सीन के कैंडिडेट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कैंडिडेट है ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन कोविशील्ड, जिसका 3rd फेज को रिसेंटली अप्रूवल मिला है कुछ दिनों पहले ही। उन्होंने टोटल 150 से 200 वॉलंटियर्स पे वो वैक्सीन टेस्ट करने को चालू किए हैं, और अभी उनको मॉनिटर किया जा रहा है फॉर एनी काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स और एनी काइंड ऑफ मिस रीडिंग्स एक्सेट्रा। सेकेंड वैक्सीन जो है, ये एक इंडिजिनियस वैक्सीन है जो इंडिया में खुद डेवलप हुआ है, जो कि है भारत बायोटेक का। ये वैक्सीन को सेकेंड फेज़ पे आया है, उनको सेकेंड फेज़ का अप्रूवल मिला है, उनका सेकेंड फेज़ ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स करंटली चल रहे हैं। तो वो सेकेंड वैक्सीन का अपडेट है। और थर्ड वैक्सीन जो है जाइडस कैडेड, उसका अप्रूवल, 3rd फेज़ चालू करने का अप्रूवल अब तक ICMR से पेंडिंग है। वो जैसे ही अप्रूवल ICMR देती है तो वो उनका भी 3rd फेज़ चालू हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये वैक्सीन डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और फिंगर्स क्रॉस हम सब होप करते हैं कि अगले साल जून से पहले हमारे पास वैक्सीन आ जाए, और या वी कैन स्टिल होप, और ये सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये ख़त्म हो जाए, और हम हमारे जो डेली रूटीन, नॉर्मल रूटीन था उसमें वापस आ जाए। गवर्नमेंट की बात पे जाते हैं कोरोना वायरस रिलेटेड। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उन्होंने रिसेंटली लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है 31 अक्टूबर तक। बट सर्टन कुछ रिलैक्सेशंस है, जैसे कि कुछ दिनों बाद रेस्टोरेंट्स में हम अंदर जाके खाना भी खा सकते हैं, ये अलाउ करने वाले हैं विथ सर्टन कंडीशंस अप्लाइड टू इट। तो वो कंडीशन स्पेसिफिकली क्या है, इसके बारे में तो अब तक मुझे कोई अपडेट नहीं है, बट एज सून अगर वो आते हैं तो मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आपको बता दूँगा कि आप अपना फेवरेट खाना अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके अंदर खा सकते हैं। तो वह है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनलॉक 5.0 नाम से अलग गाइडलाइंस दिए हैं, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए हैं बहुत सारे बिजनेसेस को, जो बहुत ही एडवर्सली इफ़ेक्ट किए गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें से है कि सिनेमा हॉल्स जो बहुत ही लॉस में चले गए थे, और OTT प्लेटफॉर्म्स उसके वजह से प्रॉफिट में चले गए, उन सिनेमा हॉल्स को अभी 50% कैपेसिटी पे ओपन करने के लिए कहा गया है। और उसके बाद दूसरे ये है कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस है, उसके बारे में कॉल गवर्नमेंट 15 अक्टूबर को लेगी कि उनको कब ओपन करना है। वो ओपन 15 अक्टूबर को नहीं करे, पर 15 अक्टूबर को वो कॉल लेंगे कि भाई हम कब स्कूल्स को या फिर कॉलेजेस को, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट रिलैक्सेशन ये है कि जो स्विमिंग पूल्स है, वो स्विमिंग पूल्स ओपन कर देंगे कुछ ही दिनों में, बट ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस और ओनली फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पर्सन। तो अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, अगर आपको ट्रेन नहीं करना है, आपको बस एक वाटर पार्क का फील लेना है, तो अभी आपको अपने घर के बाथरूम के बाल्टी में ही एंजॉय करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो स्विमिंग पूल पर जा नहीं सकते फ़िलहाल। तो आई होप कि आगे जाके वो रिलैक्सेशन भी हट जाए और आगे जाके हम सब भी इंजॉय कर सकें। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट रिलैक्सेशन ये है कि जो सोशल गैदरिंग हम करते थे, हम कोई भी रस्म बिस्म लॉकडाउन के टाइम पे हम करते थे, तो मैक्सिमम लिमिट 50 लोगों की थी, पर अभी वो लिमिट उन्होंने बढ़ा के 100 लोगों तक कर दी है, बट विथ सर्टन कंडीशंस अप्लाइड। तो ये कंडीशंस अप्लाइड्स ये हर एक रिलैक्सेशन में है कि आप
इट्स नॉट अ कंप्लीट रिलैक्सेशन। अगर आप वो कंडीशंस में फॉल करते हो, अगर आप कंडीशंस को फॉलो करते हो तो आप वो रिलैक्सेशन इंजॉय कर सकोगे। बट येस, आप 100 लोगों तक बुला सकते हो अपने किसी भी फंक्शन में, बर्थडे पार्टी से लेके शादी तक, तो यू कैन एन्जॉय विद एवरी वन ऑफ देम। तो फिलहाल ये सब गाइडलाइंस अनलॉक 5.0 में आए हैं। आगे भी शायद से और आने वाले हैं, आगे डिटेल्स में भी आपको अपडेट करता रहूँगा ये सब चीज़ के बारे में। तो सेकंड टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फार्मर्स बिल के रिगार्डिंग पे। और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब तक तो सबने देख ही लिया होगा अपने सोशल मीडियाज़ पे या फिर टीवी पे। अगर फिर भी आपको अगर पता नहीं है तो ये फिर मीडिया की गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आपने वो ढूंढा नहीं है, क्योंकि अब तक तो बहुत सारा कवरेज भी उस चीज़ को मिल गया है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चरल स्टेट्स में जो वहाँ के किसान हैं वो जो लेटेस्ट फार्मर्स बिल है उससे नाखुश है। उसके अंदर जो रिफॉर्म्स दिए गए थे वो जो एज पर द गवर्नमेंट और प्रो फार्मर्स, पर ये फार्मर्स को लगता नहीं है और इसकी वजह से वो रास्ते पे उतर आए हैं। और ऐसे भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं कि उन फार्मर्स पे लाठीचार्ज किया गया है। तो वो रिफॉर्म्स क्या है, वो फार्मर्स क्यों नाखुश है, ये सब जानने से पहले हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया का जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। जो किसान थे वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जो ज़मींदार और जो स्मॉल मनी लेंडर्स थे उनसे एक्सप्लॉइटेड थे, कि वो उनसे लोन लेते थे, फिर वो लोन उनका पूरा नहीं कर पाते थे। इसकी वजह से उनको अपना जो भी कल्टीवेशन था ये उन ज़मींदार्स को बेचना पड़ता था एकदम चीप रेट पे, वो खुद को लॉस करके फिर वापस वो दूसरा कल्टीवेशन लेने के लिए उन्हीं ज़मींदारों से वो लोन लेते थे। तो ये एक एक्सप्लॉइटेशन साइकिल था जिसमें ज़मींदार तो अमीर और अमीर होते जा रहा था, पर उसी टाइम पे फार्मर्स जो थे वो और गरीब होते जा रहा था। तो ये सब चीज़ को हटाने के लिए और फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो ज़्यादा कल्टीवेशन करे, 1960s पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। और उन ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंडर APMC एक्ट आया। APMC स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो इस एक्ट के अंदर उन्होंने एक मंडी का डेवलपमेंट किया। मंडी इज़ बेसिकली अ मार्केट प्लेस जहाँ पे सेलर एंड बायर एक साथ आके प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने मंडी डेवलप किया, जो बेसिकली एक स्टेट ओन्ड मंडी रहेगी। मतलब इसका पूरा गवर्नेंस स्टेट के पास रहेगा। माने कि अगर वो पंजाब में मंडी है तो उसका पूरा गवर्नेंस पंजाब के पास रहेगा, रादर देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास रहेगा। तो इस मंडी पर अगर एंटर करना है, अगर आप ट्रेडर हो और आपको इस मंडी में एंटर करके फार्मर से कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। और वो लाइसेंस लेने के लिए आपको एक सर्टेन टैक्स देना पड़ता था, और वो टैक्स आता था डायरेक्ट स्टेट के तिजोरी में। तो इससे स्टेट बैंक को भी इनकम मिलता था और स्टेट का भी एक कंट्रोल रहता था ये सब चीज़ पे। अभी इस मंडी के अलावा कहीं पे बाहर जाके कोई भी फार्मर से वो चीज़ खरीद नहीं सकता था, वो सर्टन क्रॉप, जिसके वजह से जो ज़मींदार थे, जो मनी लेंडर्स थे, वो सब इक्वेशन से ही निकल गए, क्योंकि वो मंडी के अंदर ही खरीद सकते हैं और मंडी पे सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उनका जिसके वजह से वो एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का नहीं कर पाते थे। अभी उस मंडी के अंदर MSP करके एक और चीज़ थी। अभी MSP का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी इसका क्या मतलब है? MSP एक सर्टन 22 लिस्ट ऑफ 22 क्रॉप्स है, इसके लिए वो MSP लगती है। बेसिकली जो मंडीज पे क्रॉप्स जो भी आते थे या फिर जो भी कल्टीवेशन आता था उसका प्राइसिंग ऑक्शन वाइज डिसाइड होता था, कि जो भी बोली लगाएगा बोली टाइप्स में उसको वो सामान बेचा जाएगा। पर बोली कितने से ऊपर की बोली लगनी चाहिए ताकि फार्मर्स को प्रॉफिट हो, इसका डिसीजन MSP लेता था। MSP बेसिकली एक प्राइस था, इसके नीचे आप बोली नहीं लगा सकते। इट्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे कि अगर एक राइस क्रॉप है, उसका अगर MSP 10 रुपीज़ है तो उसका ऑप्शन में आप उसको 35 रुपीज़ में बेच सकते हो, 40 रुपीज़ में बेच सकते हो, 25 में बेच सकते हो, पर आप उसको 10 रुपीज़ के नीचे नहीं बेच सकते। दैट वॉज प्रोहिबिटेड। ये बेसिकली तो MSP बेसिकली वॉज एन इंश्योरेंस पॉलिसी काइंड ऑफ अ थिंग फॉर फार्मर्स।
जिसकी वजह से फार्मर्स को एक एश्योरिटी रहता था कि वो अपने फसल को ये प्राइस के ऊपर तो बेच ही सकते हैं और उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो होगा ही होगा। और इसका दूसरा और एक बेनिफिट ये भी था कि अगर समझो फार्मर्स का 100% कल्टीवेशन है, उसमें अगर 60% कल्टीवेशन वो ट्रेडर्स को बेच दिया, पर 40% अभी भी उसके पास बच गया है। और जैसे कि क्रॉप आर पेरिशेबल, वो जितना टाइम ज़्यादा रहेगा उतना वो सड़ते जाते हैं, तो वो बस उसको रख तो नहीं सकता और उसको लॉस जाएगा। वो उसको लॉस ना जाए इसके वजह से गवर्नमेंट तभी जंप इन करेगा और जो बचे कुछ क्रॉप है 40% वो MSP प्राइस पे फार्मर से खरीदेगा। मतलब फार्मर्स जितने वो क्रॉप लाता है 100% स्टॉक, उतना वो स्टॉक बेचेगा या तो ट्रेडर को, या तो ट्रेडर ने अगर नहीं लिया तो गवर्नमेंट को। तो यानी कि फार्मर्स के पास एंड में पैसा आएगा और अच्छा खासा पैसा आएगा। तो ये बेसिकली APMC मंडी का इसी चीज़ की वजह से इस्टेब्लिश किया था कि ताकि फार्मर्स को एक सर्टन फ्रीडम मिले इस सब चीज़ में और एक सर्टन एश्योरिटी मिले कि वो ओपनली क्रॉप्स बेच सकते हैं बिना उसके लोन्स की चिंता करे, बिना फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा फार्मर से कम करे। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ टाइम APMC में खुद के कुछ फ्लॉज निकलने लगे। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि APMC वो स्टेट गवर्न थी, तो अगर कोई ट्रेडर है, अगर वो ट्रेडर का स्टेट गवर्नमेंट में कोई रिश्तेदार है या फिर कोई जान पहचान है, तो वो इजीली लाइसेंस ले सकता है। तो बेसिकली एक लाइसेंस राज वहाँ पे एक एस्टैब्लिश हो गया था कि आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन हो ज़रूरी नहीं है। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट में कोई आपका चाचा ससुर अगर निकल गया तो आप इजीली वो लाइसेंस ले सकते हो ट्रेड करने के लिए विदाउट एनी पर्टिकुलर टैक्स। तो ये एक एक्सप्लॉटेशन पॉइंट बन गया था। और सेकेंड जो बहुत बड़ा पॉइंट बन गया था कि जो ट्रेडर्स थे उन्होंने एक कार्टेल फॉर्म कर दिया था, एक ग्रुप फॉर्म कर दिया था बेसिकली, जो डिसाइड करता था कि हम जो किसान है उनको MSP के नीचे MSP से 1 पैसा ऊपर भी हम क्रॉप नहीं लेंगे। तो अगर जैसे कि अगर एक किसान है वो अगर ऑक्शन लगाता है कि उसको 15 रुपये में अपना राइस बेचना है, MSP 10 रुपये है, पर ट्रेडर का जो ग्रुप रहेगा वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि हम MSP इसका 10 रुपये है, हम 10 रुपये से 1 पैसा भी ऊपर इससे क्रॉप नहीं लेंगे। तो इसके वजह से अभी फार्मर्स कितना देर वेट करेगा, सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम उसका वैल्यू, क्रॉप का वैल्यू कम होते जाता है क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता बट कि वो MSP में उसको क्रॉप बेचना ही पड़ता है। तो ये सर्टन उसकी वजह से और जगह पे फार्मर्स एक्सप्लॉइट होने लगे इस सिस्टम में भी। तो ये कुछ फ्लॉज थे। और एज़ पर एक लेटेस्ट स्टडी जो की गई थी, शांता कुमार कमिटी थी जिन्होंने स्टडी किया था 2015 में, उनके स्टडी के हिसाब से आया था कि 6% फार्मर्स, इंडिया के टोटल फार्मर्स में 6% फार्मर्स को ही MSP प्राइस के बारे में पता है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स तो एजुकेटेड भी नहीं है कि उनको पता हो कि MSP प्राइस होता क्या है और MSP प्राइस को हम कैसे यूज़ करें। तो वो ये था APMC और MSP प्राइस के बारे में। अभी हम जाते हैं फार्मर्स बिल के बारे में, हम डिस्कस करते हैं कि फार्मर्स बिल क्या है और फार्मर्स बिल को पब्लिक क्यों, उसके ऊपर किसान क्यों भड़के हुए हैं। अभी फार्मर्स बिल ये 1 नेशन 1 मार्केट का एजेंडा लेके आता है। ये कहता है कि आपको मंडी पे बेचने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है आपको, और बोलते हैं कि आप कहीं पे भी बेच सकते हो। आपको ऐसा पर्टिकुलर मंडी पे बेचना ही आपको ऐसा नहीं कि आप मंडी पे ही बेच दो या फिर मंडी से ही आप क्रॉप्स खरीद लो। आप क्रॉप्स को कहीं पे भी खरीद सकते हो, आप क्रॉप्स को कहीं पे भी बेच सकते हो। बेसिकली एक फ्री मार्केट पॉलिसी कर दी थी। और अगर आप मंडी से बाहर बेचते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ट्रेडर्स को मंडी में एंटर करने के लिए एक सर्टेन टैक्स लगता है। अगर आप मंडी से बाहर आके कोई फार्मर से क्रॉप लेते हो तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। बेसिकली उसको टैक्स फ्री कर दिया था। तो अगर उसको टैक्स फ्री कर दिया था तो कोई भी ट्रेडर मंडी से वो सामान लेगा नहीं। मंडी से सामान नहीं लेने की वजह से कोई रेगुलेशन कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का वो चला गया। वो जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता था वो भी स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, वो भी उनके हाथ से चला गया। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से, और किसान को और बहुत सारे रीजंस भी थे जिसकी वजह से किसान इसके से भड़के थे। तो उसमें से एक रीज़न ये था कि एक ओपन मार्केट पॉलिसी अगर आप बोलते हो तो उसमें कहीं भी MSP का मेंशन नहीं था।
तो जैसे कि आप कुछ दिनों पहले जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आके फार्मर्स को एश्योरेंस दिया था कि एमएसपी आपसे आपका एमएसपी नहीं छीना जाएगा। बट फार्मर्स को ये लिखित में चाहिए, फार्मर्स को जो ओरल है उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं है। अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स बोल रहे हैं कि आपके ऑर्डिनेंसेस में, आपके बिल्स में कभी भी एमएनसी का मेंशन किया गया नहीं है। तो ये बोलते फार्मर्स का मेन डिमांड ये कि आप एमएसपी को लीगलाइज कीजिए, एमएसपी को आप रिटर्न में दिए, हम एश्योरेंस दीजिए कि आपको एमएसपी मिलेगा और उसका सपोर्ट हमको मिलेगा। ये मेन कंसर्न था। सेकंड था कि सेकंड रिफॉर्म ये था कि कोई भी ट्रेडर, कोई भी किसी भी तरह का ट्रेडर ट्रेड कर सकता है ये सब चीज़ के अंदर। अभी एपीएमसी की वजह से एक सर्टन रिस्ट्रिक्शंस था, कोई भी ट्रेडर ट्रेड नहीं कर सकता था। जो क्वालिफाइड है, अभी उसका एक्सप्लोटेशन भी हुआ था, पर वो टाइम तक कि जो क्वालिफाइड है वही ट्रेडर्स उधर मार्केट में ट्रेड कर सकता था। पर न्यू रिफॉर्म्स की वजह से कोई भी ट्रेडर ओपनली ट्रेड कर सकता है। इसकी वजह से फार्मर्स को लगता है कि ओपन मार्केट रहने की वजह से बहुत सारे अनक्वालिफाइड जो ट्रेडर्स हैं, जिनको जो हमको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो ट्रेडर्स को मार्केट में एंट्री मिल जाएगी और वो मार्केट को स्पॉइल कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था फार्मर्स का। तीसरा और बहुत ही मेजर कंसर्न ये था कि उन्होंने मंडी के बाहर ट्रेड करने को टैक्स फ्री कर दिया, जिस पे कोई ना टैक्स लगेगा, ना कोई सेस लगेगा, ना कोई फीस लगेगी। अभी इसके और ये दोनों को, फार्मर्स को भी और ट्रेडर्स को भी, अभी इसमें ये था कि फार्मर्स का पॉइंट था कि इसके वजह से जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और ट्रेडर्स फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो हमारे कंट्री में फार्मर्स, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर अनएजुकेटेड, और जो ट्रेडर्स है, ये ट्रेडर्स आर बड़ी बड़ी कंपनी लाइक कोको कोला है, पेप्सी है, फैंटा है, लेस है, ये सब कंपनीज इन फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट करती है। और हमारे फार्मर्स अनएजुकेटेड होने के वजह से इसका फ़ायदा वो बड़े कॉर्पोरेट्स उठाते हैं और वो एक थिन लाइन में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस और एकदम हिडन लाइन में फार्मर्स को दे देते हैं। तो फार्मर्स रीड तो नहीं कर पाते, फार्मर्स को पता नहीं कि भाई वो फाइन लाइन में कैसा रीड करे, जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो कर दे, कॉन्ट्रैक्ट पे अपना अंगूठा तो लगा दे, बट वही सेम चीज़ अगर कुछ लीगल इश्यूज हो गए तो उस पर कॉर्पोरेट का एक अपर हैंड आ जाता है और कॉर्पोरेट उस तरीके से फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये फार्मर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसकी वजह से फार्मर्स इस पर क्वेश्चन कर रहे थे। और चौथा ये था कि ये रिफॉर्म के अंदर एक कॉन्सिलेशन बोर्ड एक डिसाइड किया था, जहाँ पे अगर कुछ भी डिस्प्यूट रहेगा तो वो कॉन्सिलेशन बोर्ड के अंदर हियरिंग होगा, अगर वो फार्मर्स और ट्रेडर्स के बीच में कुछ भी ट्रेड के रिगार्डिंग डिस्प्यूट होगा तो। अभी इसके पहले जो भी ट्रेड रिगार्डिंग डिस्प्यूट था, ये सिविल कोर्ट में हियरिंग होती थी। अभी उसके लिए एक नया जुडिशियल सिस्टम बना दिया जाएगा, तो फार्मर्स को यह डर है कि शायद से मेरा जो कंसर्न है ये नए सिस्टम में प्रॉपरली हियरिंग ना हो, शायद से मुझे इस सिस्टम में इंसाफ ना मिले और मेरा एक्सप्लॉटेशन वापस होए। तो फार्मर्स को बेसिकली मोटा अगर मैं कहूँ तो फार्मर्स को डर है कि जो नया सिस्टम है ये उनको बेसिक जो कमाई है ये उनको करने से रोक रहा है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को ये फ्री में एंट्री दे के बड़े बड़े कॉर्पोरेट से ये उन गरीब अनएजुकेटेड फार्मर्स को ये एक्सप्लॉइट कर सकता है। ये इस बात का उनको बहुत बड़ा डर है। इसके वजह से वो रास्ते पे उतर आए हैं, इसकी वजह से ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी इसका सलूशन क्या है, इसका हम क्या कर सकते हैं? मतलब अभी ऑब्वियसली मैं इतना क्वालिफाइड तो नहीं हूँ कि मैं आपको एक प्रॉपर आंसर दे सकूँ, पर एक मेरा एक कॉमन पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो मुझे लगता है कि अगर हम एक क्लियरेंस रखें, एक ट्रांसपेरेंसी रखें फार्मर्स के और ट्रेडर्स के बीच में, फिर फार्मर्स के और गवर्नमेंट के बीच में, कि भाई जो पॉलिसी है वो एक क्लियर पॉइंट टू पॉइंट उनको समझाए कि भाई क्या है, इसमें आपको फ़ायदा क्यों है, इसमें आपको नुकसान क्यों है, तो एक बेटर कम्युनिकेशन पाथ बन जाएगा, जिससे वो शायद से वो डिसएग्रीमेंट ना हो। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि हमें फार्मर्स को भी एजुकेट करना चाहिए, नॉट ओनली रिगार्डिंग द क्रॉप्स, कि कौन सा क्रॉप कौन से सीज़न में कल्टिवेट करे और कौन से फर्टिलाइजर्स को यूज़ कितने मात्रा में करे, उसी रिगार्ड्स में नहीं, बट हमको फार्मर्स को एजुकेट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लीगल जो इश्यूज होते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, कि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से रीड करे,
कि जो थिन लाइन है उसके अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह से रीड करें, किस तरह से कॉर्पोरेट से कम्युनिकेशन हैंडल कर सकते हैं, ताकि दोनों कॉर्पोरेट और फार्मर्स दोनों मिल के काम करें रादर देन अगेंस्ट ईच अदर, रादर देन मतलब ऐसा ऐसा कुछ भी पॉइंट ना दे कि ताकि कॉर्पोरेट फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर सके। तो अगर एक फार्मर एजुकेटेड है, अगर एक फार्मर पढ़ा लिखा है, फार्मर को पता है कि भाई कॉर्पोरेट किस तरीके से डील करती है, कॉर्पोरेट का किस तरीके से प्रोसेस चलता है, तो फार्मर उसको काउंटरैक्ट कर सकता है अगर वो एजुकेटेड है। तो बेसिकली अगर एक एजुकेशन सिस्टम और एक क्लियर ट्रांसपेरेंस अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन अगर हम एस्टैब्लिश करते हैं हमारे किसान के साथ, तो शायद से हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अभी भी टाइम है। हेलो गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको मेरी बातें मतलब आप कुछ तो रेजोनेट कर सकते हो। अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, अगर आप अवेयर हो चुके हो, तो प्लीज़ इसको स्प्रेड कीजिएगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, पर मैंने तो अब तक सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। प्रॉब्लम ये है कि मेरी तीसरी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, उसको डिस्कस करके उसका जो वीडियो मैंने ऐड किया तो टोटल वीडियो 40 मिनट का हो गया था, जो मुझे फीजिबल नहीं लगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये 2 जो डिस्कस मैंने किए हैं पॉइंट्स, ये एक पार्ट 1 करके वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, और मैं वो जो तीसरी चीज़ है उसको अकेले एज एन सेम एपिसोड अनइम्पोर्टेंट न्यूज़ के एपिसोड 2 के पार्ट 2 करके मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ कल। तो प्लीज़ वो मिस मत कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करंट सिनारियो को देख के, करंट सिचुएशन को देख के मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं, उसी चीज़ की वजह से मुझे मेरा स्क्रिप्ट बदलना पड़ा था। उसी चीज़ की वजह से मैंने जो प्लान किया था वो प्लान मैंने कैंसिल करके या फिर पोस्टपोन करके नेक्स्ट वीक कर दिया। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं एक अलग सा वीडियो बना के कल अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिए। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द सपोर्ट।